स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोबियल डिटर्मिनेंट्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेजरली माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उनके क्लासिफिकेशंस। ये सभी के लिए है, किसी भी क्लास का बच्चा इसको अगर देख रहा है। ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स है, याद रखिएगा, क्योंकि माइक्रोब्स जो है वो ग्रोथ करने के लिए तभी वो ग्रो करेंगे जब उनका फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा। जैसे आजकल आप देखे होंगे बड़ा चला है कि कुंभ में फीकल कोलीफॉर्म और ये सब, तो जब शुरू हुआ था तभी हम बोले कि फीकल कोलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है वो 30 डिग्री प्लस पर सर्वाइव करता है, 45 तक जाएगा। ठीक है, अभी आप आगे देखेंगे। तो जब 30 से 45 पर वो सर्वाइव ही कर रहा है तो वो कहाँ से तुम फीकल कोलीफॉर्म आइडेंटिफाई कर लिए? वहाँ पे गलती से वो लोग क्या किए हैं कि कोलाई को भी उसी में जोड़ के गिन लिए। खैर वो उनका सरदर्द है। इसीलिए इन्वायरमेंट साइंस वाले ही किसी भी कंसल्टेंसी में जब सैम्पलिंग करते हैं तो एनजीटी मानती है उसको, बाकी किसी के द्वारा किया गया सैंपल मान्य नहीं है। मतलब एमएससी आपका इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो वो गलती हो गई, अब पूरा परेशान हो गया लोग। जबकि वहाँ पर फीकल कोलीफॉर्म जो थे वो 30 से 45 डिग्री टेम्परेचर के बीच में सर्वाइव करने वाले थे। अब अगर मान लीजिए कि नदी में फीकल कोलीफॉर्म है तो वो उसी चैनल के उस पोर्शन पे होगा जहां सनलाइट डायरेक्ट हिट कर रही है, जहां टेम्परेचर इंक्रीज होने के चांसेस है, वो भी बहुत मिनिमम, क्योंकि 45 डिग्री तापमान तो गया ही नहीं। अब फीकल कोलीफॉर्म तो सिंपल मान लीजिए कि आप अगर कुल्ला भी पानी में कर रहे हैं, पैर भी धुल रहे हैं, हाथ भी धुल रहे हैं, तो भी उसमें पहुंच जाना है। उसके बड़े सारे सोर्स हैं। तो डिटर्मिनेंट्स देखेंगे कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहला जो डिटर्मिनेंट है वो मॉइस्चर है, नमी। पानी बैक्टीरिया में 80% होता है और ह्यूमन सेल में 70%। हर बैक्टीरिया की कोशिका में 80% मॉइस्चर होगा और शरीर में 70% ह्यूमन के होता है। मॉइस्चर बहुत फेवरेबल कंडीशन होता है। हल्का सा भी नमी पाएगा बैक्टीरिया तो ग्रो कर जाएगा, माइक्रोऑर्गेनिज्म तो ग्रो कर जाएगा। इसमें फंगस वंगस सब आ गया। जैसे ठंड के बाद, बारिश के बाद से नमी आती, मॉइस्चर बढ़ता है, उस दौरान में भी बहुत सारा जो है आपको देखने को मिलेगा। स्किन एलर्जी, एलर्जेंस करता है मॉइस्चर। दमा का मरीज, सांस का मरीज। जैसे आपके घर में अलमारी है, आपको मैं सिंपल बताऊं, अगर आपके घर में अलमारी है और अलमारी कैसी है, दीवार में रैक बने हुए हैं, आजकल फैशन में लोग बना दे रहे हैं, कबर्ड बना दे रहे हैं, वो गलत तरीका है। दीवार में मौजूद नमी आपके कपड़ों में है और ये कपड़ों में जो मॉइस्चर ग्रो करेगा ये एरो एलर्जेंस माइक्रो ग्रो करेगा, जो कि आपके फेफड़े के लिए प्रॉब्लमेटिक है। आजकल जिसके घर में दीवार में अलमारियां हैं उनके यहाँ लोग सांस के मरीज ज़्यादा मिलेंगे, वो इसीलिए मिलेंगे क्योंकि ऐसा होता है वहाँ। तो मॉइस्चर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया के लिए, माइक्रोब्स ग्रोथ के लिए होता है। ब्रेड में हल्का सा नमी पा जाइए तो देखिए ग्रो कर जाएगा पूरा है। फिर आइए ऑक्सीजन, दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कई कैटेगरी है, फैकल्टेटिव, एरोबिक, एरोबिक, ऑब्लिगेट एरोबिक। अब इसको समझिए, अगर कोई बैक्टीरिया एरोबिक है तो मतलब कि वो यूज करेगा फॉर सर्वाइवल एंड मेटाबॉलिज्म पूरा का पूरा ऑक्सीजन, ठीक है, प्योर यूज करेगा ऑक्सीजन। अगर कोई फैकल्टेटिव एरोबिक है तो वो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तभी उसका प्रयोग करेगा, ठीक है। अगर एरोबिक है तो उसका सर्वाइवल, उसका मेटाबॉलिज्म टोटल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। अगर फैकल्टेटिव लगा है उसके आगे, मतलब कि अगर ऑक्सीजन मिल गया तो भी ग्रो कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कम बेसी भी चल जाता है। अगर ऑब्लिगेट एरोबिक है तो ऑक्सीजन में वो सर्वाइव करेगा। याद रखिए, सर्वाइव और ग्रोथ में डिफरेंस होता है। अगर आप इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की बुक पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें देखने को मिलेगा सर्वाइवल और जो है मेटाबॉलिज्म में अंतर, सर्वाइवल और थ्राइव में अंतर। थ्राइव करना अलग चीज है, सर्वाइव करना अलग चीज है। तो इन केस ऑफ ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, ये शब्द को पकड़ लीजिए, आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो ऑब्लिगेट में क्या है, ऑक्सीजन है तो सर्वाइव करेगा, ठीक है, सर्वाइव करेगा।
मेटाबॉलिज्म की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि बैक्टीरिया में और वायरस में ये सब क्वालिटी हाइबरनेशन की टेक्निक उनके में बहुत बढ़िया होती है, वेल डेवलप्ड। फिर आइए एनारोबिक। एनारोबिक मतलब कि वो बिना ऑक्सीजन के रहेगा, सर्वाइव करेगा, ग्रोथ करेगा बिना ऑक्सीजन के। फैकल्टेटिव अगर एनारोबिक है तो वो क्या करेगा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव करेगा। जैसे फैकल्टेटिव एरोबिक है तो प्रेजेंस या एब्सेंस में भी सर्वाइव करने की क्षमता होती है। ऑब्लिगेट एनारोब है, ऑब्लिगेट एनारोब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव करेंगे। कंप्लीट एब्सेंस माने उनको ऑक्सीजन एकदम नहीं चाहिए। यही खासियत, यही बड़ा मजेदार चीज है इंसान और बैक्टीरिया में डिफरेंस। अभी हम लोग एक दिन व्रत रह जाए तो क्या होता है कि नमक कम हो गया, चीनी कम हो गया है ना, तो हम लोग एक्चुअली में सोडियम और पोटेशियम पंप पे चलते हैं। तो ग्लूकोज कम हो गया तो शरीर में तो क्या होगा, ऐसे चक्कर वक्कर आने लगता है। बैक्टीरिया बड़े मस्त हैं, इनको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, हेक्टोस पेंटोस पर सर्वाइव कर जाएंगे। इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ये फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट में कन्वर्ट होकर धीरे धीरे वो एनारोबिक कंडीशन में चले जाएंगे, वहां वो सर्वाइव कर जाएंगे। पर इंसान को अगर नाक बंद कर दो ना, खाली 10 मिनट में वो कहेगा बस हो गया भैया, 2-3 मिनट में तो कहेगा चलो हो गया, पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, ठीक है अब नहीं पढ़ना। नाक बंद करके कोई पढ़ाई आप नहीं पढ़ पाएंगे, दिमाग काम करना बंद कर देगा। नाक बंद करके पानी पीजिए, टेस्ट नहीं आएगा। नाक बंद करके आप नमक पानी पीजिए, टेस्ट नहीं आएगा। नाक बंद करके आप चीनी पानी पीजिए, टेस्ट नहीं आएगा। नाक बंद करके खाना खाइए, टेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि ऑक्सीजन का डिजाल्व होना जरूरी है, क्योंकि आप ऑक्सीजन के लिए ही आपका शरीर जितना भी मेटाबॉलिज्म कर रहा है प्रति सेल, वो सब ऑक्सीजन डिपेंडेंट है 100%। और ऑक्सीजन मिलेगा तभी टेस्ट ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं। फिर ये हो गया आपका ऑक्सीजन का। अब आइए पीएच पर। पीएच दूसरा फैक्टर है। अगर आप इंडस्ट्री में कहीं काम कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं MLSS MLVSS का, और अचानक से बैक्टीरिया मरने लगे, तो इनलेट का पीएच चेक कर लीजिएगा। इनलेट का पीएच एसिडिक होगा, बैक्टीरिया मरने लगती है। और MLSS MLVSS में बैक्टीरिया मरने नहीं चाहिए। जब आप एनालिसिस उसकी करते हैं तो वहां पे पीएच मायने रखता है। एक होता है एसिडोफाइल, जो एसिडिक कंडीशन में रहता है 0 से 5.5 पीएच तक। एक है न्यूट्रोफाइल, ये न्यूट्रल है, 5.5 से 8.5 तक के पानी में सर्वाइव करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आपके शरीर में भी जाएगा है तो भी उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। एल्कलोफाइल, अल्कलाइन में सर्वाइव करेगा कंडीशन में, पीएच 8.5 से 10। ये एल्किनोफाइल और ये जो न्यूट्रोफाइल है, ये दोनों स्पीशीज एग्रीकल्चरल, इन्वायरमेंटल एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में सॉइल के पीएच और प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप किसी खेत में जा रहे हैं, उसको मट्टी को लीजिए, सिंपल लिटमस पेपर से टेस्ट कर लीजिए पीएच अगर एसिडिक हो रहा है तो गया, खेत में आपने फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा झोंक रहे हैं, और एसिडिक होने का मतलब है कि धीरे धीरे वो जिप्सम बनने शुरू होते हैं, जिप्सम की तरफ मूव होता है। फिर आइए इसमें एक फैक्टर लगता है एक्सट्रीम एल्कलोफाइल। अब अगर किसी का जो पीएच है वो 10 से ज्यादा हो गया तो वो एक्सट्रीम एल्कलोफाइल में कैटेगरी में आएंगे। एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमोफाइल्स पीएच में भी होंगे, टेम्परेचर में भी होंगे, प्रेशर में भी होंगे, ठीक है। एक्सट्रीम बैरोफाइल्स उनको कहते हैं, अभी आगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेगा। फिर टेम्परेचर को देखेंगे तो टेम्परेचर में एक है साइक्रोफाइल्स, जो कि लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 से कम पर जितना चले जाइए, ठीक है, वहां पर सर्वाइव कर रहा है बैक्टीरिया अगर, तो वो साइक्रोफाइल्स की कैटेगरी में आएगा। और कहां तक, 0 से आप चलिए -45-65 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में। यहां पर अगर कोई स्पीशीज आपको -65 डिग्री से कम तापमान पर दिख रही है तो उसको हम कहेंगे एक्सट्रीम साइक्रोफाइल्स, ठीक। इसके बाद आइए साइक्रोट्रॉप्स। साइक्रोट्रॉप्स वो स्पीशीज है जो 0 से 30 के बीच में सर्वाइव करती है, रैंडम रेंज ऑल ओवर द अर्थ, ठीक। मीसोफाइल्स, मीसोफाइल वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको तापमान चाहिए 15 से 45। 15 से 45 में जो बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे वो मीसोफाइल्स की कैटेगरी में आएंगे। ये जो फीकल वाला है, फीकल वाला ये आपका सर्वाइव कर रहा है 30 डिग्री से 45, ये मीसोफिलिक कैटेगरी में आते हैं, उसी रेंज में आते हैं। थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल वो बैक्टीरिया है जो 40 से 80 डिग्री के बीच में सर्वाइव करेंगे, माने 40 से कम पर वो नहीं सर्वाइव करेंगे और 80 से ज्यादा पर भी वो नहीं सर्वाइव करेंगे। 1 डिग्री बढ़ेगा तो वो मर जाएंगे। हाइपरथर्मोफाइल्स,
80 डिग्री से 110 डिग्री तक के तापमान पर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अगर किसी वाटर बॉडी का टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वहां पर भी ये सर्वाइव करने की क्षमता रखते हैं। फिर आता है एक्सट्रीम हाइपरथर्मोफाइल। एक्सट्रीम हाइपरथर्मोफाइल मतलब कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान पर सर्वाइव करते हैं। इस पर मेरा एक रिसर्च पेपर भी है जो मार्स के पे पाए जाने वाले स्पीशीज के एक्लिमेटाइजेशन पर मैंने इसको लिखा था। एक्सट्रीम हाइपरथर्मोफाइल, उनकी सर्वाइविलिटी के लिए जो उनका जो एसएच प्रोटीन सिस्टम है उस पर मैंने इस पेपर ये लिखा। तो आज हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स में 4 मुख्य चीज, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, पीएच और टेम्परेचर। पीएच मॉइस्चर में हमने देखा कि मॉइस्चर इज द फर्स्ट मेजर फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। उसके बाद से ऑक्सीजन है जिसमें हमने पढ़ा फैकल्टेटिव एरोबिक, ऑब्लिगेट एरोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में कि वो क्या है। फैकल्टेटिव एनारोबिक, एनारोबिक, ऑब्लिगेट एनारोबिक के बारे में पढ़ा। फिर एनारोबिक के बारे में, इसमें फिर आते हैं हम लोग कि पीएच में एसिडोफाइल, न्यूट्रोफाइल और एल्कनोफाइल्स के बारे में पढ़ा। एक्सट्रीम एल्कनोफाइल्स के बारे में पढ़ा। फिर टेम्परेचर में आते हैं साइक्लोफाइल्स लेस देन 0 65 डिग्री और एक्सट्रीम साइक्लोफाइल्स के बारे में जानकारी हासिल की। इसीलिए देखो अंटार्कटिका आर्कटिक में जो बर्फ है जो पिघल रही है उससे नए नए प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया के जनरेट होने की संभावना भी ज्यादा है। इसीलिए एनवायरनमेंट में जो रिसर्च हो रहे हैं वो ग्लेशियर्स पर, उसमें इसका भी रोल है। इसको भी हम लोग पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये सारे चांसेस आपके फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। ऐसे ऐसे बैक्टीरिया या वायरसेस आएंगे जिसका हमारे पास ट्रीटमेंट ही नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा मीसोफाइल्स, साइटोट्रॉप्स, मीसोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, हाइपरथर्मोफाइल 82 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्सट्रीम हाइपरथर्मोफाइल। बैक्टीरिया जो है वो ज्वालामुखी के लावा में भी मौजूद होता है, वो एक्सट्रीम हाइपरथर्मोफाइल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो कि जो फैकल्टेटिव शब्द का प्रयोग होगा तो मतलब सरवाइव कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। कंप्लीटली प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों को लेके चलते हैं। ऑब्लिगेट के केस में कंप्लीट प्रेजेंस को लेके चलेंगे, अगर एरोबिक है और एनारोबिक है तो कंप्लीट एब्सेंस को लेके चलेंगे, ठीक है। शब्द को पकड़ लेंगे अगर आप कि फैकल्टेटिव शब्द का क्या मतलब है और ऑब्लिगेट का, तो आप समझ जाओगे एरोबिक एनारोबिक। बहुत जगह पे मेरे किताबों में पढ़ा है कि फैकल्टेटिव एरोबिक नहीं होते, पर होते हैं फैकल्टेटिव एरोबिक। आप फैकल्टेटिव एरोबिक भी होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोबिक्स तो होते हैं, ठीक है। इसमें कोई आपको प्रश्न होगा तो आप हमको पूछिएगा। इस वीडियो को जो है बना रही हैं अदिति फॉर द क्लास, थैंक यू।